एसएम सिलेक्शन में स्वागत है आपका मित्रों। आज है 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अंत में हम लोग रिवीजन भी करते हैं, जिससे आसानी से पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लूसोफोन महोत्सव, इसका आयोजन गोवा में किया गया है। अब हम लोग समझते हैं लूसोफोन महोत्सव है क्या, और अब ये गोवा में आयोजित किया गया है, तो कुछ गोवा के बारे में जानते हैं और कुछ लूसोफोन महोत्सव के बारे में जानते हैं डिटेल से। चलते हैं। विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। अब ये गोवा में कर रहा है, ये बात तो हमने आगे भी देख लिया था। अब हम लोग जानेंगे इसका उद्घाटन कौन किया और ये मनाया क्यों जाता है उत्सव, और गोवा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का उद्घाटन 3 दिसंबर 2022 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया। लूसोफोन दुनिया वे देश है जो पुर्तगाली को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में बोलते हैं और पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे। जो पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे वही है लूसोफोन, जो अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में बोलते हैं। अब चर्चा करेंगे गोवा। गोवा भी एक पुर्तगाल का उपनिवेश था और इसे भारत सरकार ने 1961 में सशस्त्र बल ऑपरेशन विजय के द्वारा अलग किया था, मुक्त किया था। ऑपरेशन विजय गोवा, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद, दो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। हम लोग आइए चर्चा करते हैं कि इसको शामिल करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई है और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। जैसा कि हमने जान लिया ऑस्ट्रेलिया में है, मैप में देखेंगे कहाँ है, और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में थोड़ी और डिटेल से जानकारी हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने सिफारिश की ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो खतरे में है। किसने की? संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्त पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने रीफ की रक्षा के लिए आने वाले वर्षों में 1.2 बिलियन मतलब 800 मिलियन खर्च करने का संकल्प लिया है। आपको मैप में दिखाते हैं, यह है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत ने किस देश को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? भारत ने की है $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान। किसको की है? मालदीव को की है। अब मालदीव को की है तो हम लोग देखेंगे कि भारत के कौन से मंत्री थे जो है इसको $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। आइए इस सब डिटेल से चर्चा करते हैं इस करंट पर। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, ने आयोजित एक समारोह में मालदीव को $100 मिलियन की सहायता राशि सौंपी है, क्योंकि मालदीव अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने मदद करने के लिए भारत की सहायता बजटीय सहायता के रूप में है। मालदीव की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है, क्योंकि कोविड संबंधी प्रतिबंध ने इसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोविड की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगा सी गई है। इसके लिए भारत ने अपने बजट में अलग से मालदीव को अपनी आर्थिक समस्याओं को निपटने के लिए अपने बजट में रखा है, और इसकी घोषणा विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने एक आयोजित समारोह में घोषणा कर दी है। $100 मिलियन सहायता राशि देने की बात कह दी है।
हम लोग जानते हैं आगे कि मालदीव, मालदीव के बारे में जानते हैं। मालदीव मालदीव एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 1200 प्रवाल भित्ति है। यह दक्षिण एशिया का हिस्सा है और हिंद महासागर में स्थित है। यह है इब्राहिम सोली, राष्ट्रपति हैं मालदीव के। 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत से अलग करता है। राजधानी मालदीव की माले है। मुद्रा रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया है। आइए हम लोग मैप में देखते हैं मालदीव को। आप लोग ये लोकेशन देख सकते हैं मालदीव की, ये है मालदीव की लोकेशन। ये 8 डिग्री चैनल जो है अलग करता है भारत को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? 30 नवंबर को स्मरण दिवस मनाया गया है। और 30 नवंबर को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। आइए, नवंबर का महीना बीत चुका है तो हम लोग कुछ नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। 3 नवंबर को विश्व बायोस्फीयर दिवस। 7 नवंबर को विश्व सुरक्षा दिवस या कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया गया था। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। हमने आप लोग को बताया था कि अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व समारोह दिवस भी मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और हमने आपको बताया था 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। और 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस या विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस या कानूनी दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है। 30 नवंबर को, जैसा हमने आपको बताया, कि झंडा दिवस भी मनाया जाता है 30 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है एम पॉक्स। क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स। आइए हम लोग जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में और क्यों इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया, इसके बारे में भी जानते हैं। और WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि अब मंकी पॉक्स के स्थान पर एम पॉक्स शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दुनिया के कुछ देशों और लोगों के द्वारा इसे नस्लवादी और कलंकित करने वाला माना जा रहा था, इसलिए WHO के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय क्यों लिया गया है कि इसका नाम परिवर्तन किया जाए? क्योंकि दुनिया के कुछ देश के लोग ऐसे थे जो इसको कलंकित मान रहे थे, इसलिए इसका नाम परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया है WHO ने। 23 जुलाई 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स रोग को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। 23 जुलाई 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स रोग को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था WHO ने। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि भारत में ये भारत में कब इसका मामला आया, मंकी पॉक्स है क्या, और मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स ही क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये कहाँ मुख्यतः पाया जाता है और ये कौन सा बीमारी है, चलिए चर्चा करते हैं। मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक शब्द आ गया। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि जो जानवरों से मनुष्यों में बीमारी होती है वो है जूनोटिक बीमारी। ये एक वायरल बीमारी है, वायरल के द्वारा फैलता है और जानवरों से मनुष्यों के बीच में आता है। यह मुख्यतः मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। मंकी पॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये बंदरों में पाया गया था सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। अब इसका नाम हटाकर यम पॉक्स कर दिया गया है। यह पहली बार 1970 में मनुष्यों में पहचाना गया था।
इंडिया में अभी हाल ही में मामला आया था 14 जुलाई 2022 को केरल के कोल्लम जिले में सामने आया था, अभी हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट को किसने जारी किया है? ये जारी किया है नीति आयोग ने। कार्बन कैप्चर, अभी हम आपको बता दें कि 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल पूरी तरह से हो जाएंगे। उसी में रिपोर्ट ये जारी किया है नीति आयोग ने। हम लोग चर्चा करेंगे। अब नीति आयोग की बात यहां पर आई है तो नीति आयोग की भी चर्चा कर लेनी चाहिए हम लोग को। बहुत ही महत्वपूर्ण है नीति आयोग। यह भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। थिंक टैंक का तात्पर्य यह है कि विचारगत संस्था है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। और नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया है। और नीति आयोग एक ऐसी संस्था है, दोनों में जो डिफरेंट है, ये ऐसी संस्था है इसमें राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाता है और उनसे सलाह भी मांगी जाती है। जरूरी नहीं कि सलाह नीति आयोग ले, लेकिन मांगी जाती है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से। इनके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बने सुमन बेरी। सीईओ परमेश्वरम अय्यर जी हैं। परमेश्वरन अय्यर जी इसके नीति आयोग के सीईओ हैं, जो अभी हाल ही में बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है नीति आयोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक हो जाएगा? विस्तारा एयर इंडिया में विलय ये 2024 तक हो जाएगा। एयर इंडिया के मालिक हैं टाटा। आइए हम लोग इसको बहुत डिटेल से समझते हैं। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा 2024 तक, ये तो सही है, लेकिन इसको हम पूरे डिटेल से समझेंगे। एयर इंडिया क्या है, विस्तारा क्या है। टाटा सन्स कंपनी ने घोषणा की कि मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। टाटा सन्स एयर इंडिया की मालिक है। विस्तारा में टाटा समूह की 51% हिस्सेदारी है और शेष 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। दोनों एयरलाइंस के विलय के बाद एयर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? यह है एसजे वजीफादार। हम लोग अब देखेंगे सेबी क्या है, एसजे वजीफादार कौन है, और ये एक गठन मतलब जो समिति बनाई गई है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी समीक्षा के लिए जो उच्च स्तरीय गठन बनाई गई है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सेबी ने क्यों इसका गठन किया, आइए इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस पहल का मकसद उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना है। जो इस समय मौजूदा नियम है उनको सरल और मजबूत बनाने के लिए ये पहल उठाया गया है। ये मकसद इसका है। समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसजे वजीफादार करेंगे। एसजे वजीफादार कौन है, कौन थे? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। सीमित नियामक को शेयरों के अधिग्रहण और कारोबारी सुगमता से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। और ये एक काम करेगी समिति जो है, जो शेयर के अधिग्रहण और कारोबारी सुगमता से संबंधित मामले होंगे उस पर ये सलाह देगी ये समिति। आइए हम लोग चर्चा करते हैं सेबी के बारे में। यहां बात सेबी की आई थी तो सेबी के बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में सेबी का गठन किया गया था, लेकिन 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में यह उभरी थी। यह भारत की पूंजी और कमोडिटी बाजार का नियामक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष जो अभी हाल ही में बने हैं 2022 में, माधवी पुरी बुच जी को अध्यक्ष इसका बनाया गया है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IFFI के 53वें संस्करण में
ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता है? 53वां अंतर्राष्ट्रीय 53वां फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। हम आपको पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। इसकी फोकस कंट्री फ्रांस है। उसी में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को मिला है? नरगेसी, जो एक ईरानी फिल्म है। आइए हम लोग जानते हैं इसको क्यों मिला है ICFT यूनेस्को गांधी पदक। इस फिल्म में ऐसा क्या था कि इनको जो है ICFT यूनेस्को गांधी पदक दिया गया है? नरगेसी ईरान को। चलिए हम लोग देखते हैं। ईरानी फिल्म नारगेशी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। यह फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में उसके कारण पैदा होने वाली समस्याओं और परिणामों के बारे में है। इस पुरस्कार विजेता में करुणा और कोमलता 2 गुण दर्शाए गए हैं। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां स्थापित किया गया है? यह श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड। आइए हम लोग देखते हैं निजी लॉन्च पैड के बारे में, और श्रीहरिकोटा जब यहां पर ऑप्शन सही हो रहा है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्रिकुल कॉस्मॉस द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया है। उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव S सोमनाथ द्वारा किया गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? S सोमनाथ, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताया था इसरो से लेकर। अभी हाल ही में भारत ने अब पहली निजी रॉकेट विक्रम S को लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ये आने वाले आगामी परीक्षाओं में देखने को आपको मिल सकता है। इसरो द्वारा ही लॉन्च किया गया है विक्रम S को, और ये भारत की पहली निजी रॉकेट है विक्रम S। आप लोग इस बात को ध्यान से दीजिएगा, विक्रम S। चलिए हम लोग कुछ करंट अफेयर के, पुराने करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिससे आने वाले पेपर में हमारा एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 29 और 30 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ है। यह किस देश में है? ये अमेरिका में है। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसने सम्मानित किया है? यूनेस्को द्वारा यह सम्मानित किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को, जो कि मुंबई में है। इसे यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। ये 29 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, फटाफट हम लोग देखेंगे मात्र 2 से 3 मिनट में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT ऊषा बनी है। हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? बिहार में शुरू किया गया है हर घर गंगा जल परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। S&P ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7% कर दिया है। पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 83 मिलियन टन वृद्धि दर्ज की गई है पिछले 8 वर्षों में। पिछले 8 वर्षों में भारत ही शीर्ष पर है दुग्ध उत्पादन में, और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर चाइना है। और राज्यों की बात की जाए तो पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। ये भी काफी दिनों से कायम है दुग्ध उत्पादन में।
शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ये जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्हीं के द्वारा शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अरट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, वह किस राज्य में है? वह तमिलनाडु में है। इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़ ये तमिलनाडु की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं, मतलब 43 रन आए हैं। एक नो बॉल थी और इस वजह से 43 रन बनाए हैं एक ओवर में, जो विश्व रिकॉर्ड है। भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी कौन है जिसका अधिग्रहण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा? यह है बिसलेरी। निक्षय मित्र ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक, जो पैरा ओलंपिक एक प्लेयर हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर ये करंट अफेयर आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। यहाँ डेली का डेली हम लोग करंट अफेयर देखते हैं और